Hi, greetings everyone. This is CA Saurav Verma again, briefing you about the introduction to business finance modeling and value valuations. And first of all, I would like to thank you for your great response, not only on CA Sansar channel on YouTube. I've received personal emails, messages, and phone calls appraising me for this, and thank you so much for this. But one thing, जो सबसे prominent रही सबके साथ वो ये थी कि a few of these people just wanted me to explain cash flow statement in a brief manner. थोड़ा इजी तरीके से मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट समझाने के लिए कई लोगों ने बोला. कई लोगों का आया कि हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच नहीं करती, पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जब भी आते हैं तो वो मैच कर जाती है. So what I have done is I have prepared a very simple balance sheet, a very simple balance sheet P&L, and then I'm just going to tell you how to create cash flow statement out of it in a very minimal step. So as you can see, my Excel sheet is there, or Excel sheet में you can properly found two financial statements on the left and then cash flow statement on the right. Financial statements बहुत छोटे से हैं. This is my profit and loss account. एंड देन अगेन द बैलेंस शीट. एक चीज जो समझनी है वो ये है कि आपकी बैलेंस शीट अगर टैली कर रही है तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा मैच करेगा. अभी वो कैसे करेगा वो हम फटाफट यहाँ पे सीख लेंगे, लोग देख लेंगे. तो इट इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल वीडियो. इसमें हम लोग बस कैश फ्लो डिस्कस करने वाले हैं. इससे नेक्स्ट वीडियो हम लोग मॉडलिंग की देखेंगे, तो वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे. ठीक है. देयर इज वन मोर थिंग दैट आई हैव डन फॉर यू इज in the left hand side tab which states basic, I have given you brief as excerpts of the theory of Ind AS 7, what is cash flow statement, or what are the different classifications that we made in the cash flow statement and how to go about it. So let us begin guys. बहुत सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ. छोटा सा चेंज में जो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ. आई होप दिस विंडो इज ऑप्टिमली क्लियर, क्योंकि लास्ट टाइम इसका रिस्पॉन्स जूम नहीं था. ठीक है. तो this is my balance sheet. Hope it is clearly visible. This is my profit and loss account. Let us discuss profit and loss account for 30 seconds or like. But going by sales, my sales is मैंने 1,40,000 1,40,000 का मैंने सेल किया in the financial year or accounting year, whatever it may be, 1340. Next is cost of sales. मैंने कितना खर्चा किया इस सेल्स को करने के लिए. डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, व्हाट इट सेज कि मैंने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था जिसको मैंने कैपिटलाइज कर रखा है, उसको मैंने प्रोराटा बेसिस पे, उसकी कंजम्पशन के बेसिस पे, उसकी लाइफ के बेसिस पे या फिर किसी बेसिस मैंने डिवाइड किया है, तो मैंने उसका एक खर्चा डेप्रिसिएशन यहाँ पे 2,000 रुपये डाला. नेक्स्ट इज अदर एक्सपेंसेस. मेरे रेंटल एक्सपेंडिचर, मेरी सैलरी, वर्कर्स वेजेस, एनीथिंग लाइक दैट comes into other expenses, selling, marketing expenses. And then it comes to profit before taxation, that is पॉजिटिव 6,000. हमें 6,000 का प्रॉफिट हुआ है, नेट मुनाफा जो हम कहें. और इनकम टैक्स एक्सपेंस, इनकम टैक्स जो हमने उस पर देना है परसेंटेज दैट में भी, तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस. वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन. इसके बेसिस पे व्हाट वी डू इज, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा बचा 3,500 का, दिस वी टेक्स इनटू रिजर्व, एज्यूमिंग हमने कोई डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया है. ये 3,500 मेरी कंपनी का रिजर्व है. मेरे लास्ट टाइम जो भी रिजर्व था कैश फ्लो था. रियलाइज्ड है अनरियलाइज्ड है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे. सेल आपको दिख रही है 1,40,000 की, ये मेरी बिलिंग है. बिलिंग में कुछ पैसा आ गया होगा, कुछ पैसा नहीं आया होगा. 31 तारीख को मैंने मार्च के कुछ बिल काटे, उसका पैसा मेरे बाद में है. हो सकता है मेरे पास कुछ बैड डेट्स भी चल रहे हैं जो बाद में बैड डेट हो गए, मैंने उसका पहले बिल काटा था. तो ये जो 3,500 है ये रियलाइज्ड नहीं है. ये जो सेल्स हैं ये रियलाइज्ड नहीं है. हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इसमें अनरियलाइज्ड कॉम्पोनेंट भी रहता है. सिमिलरली कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,20,000 का है, ये पूरा पेड नहीं है. इसमें एक अनपेड पोर्शन भी होता है जिसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, और वही हमें डिफरेंशिएट करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में. दैट इज हाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट. मूविंग ऑन फर्दर टू बैलेंस शीट. तो हमने पहले पीएनएल चेक किया. पीएनएल में मेरे पास एक 3,500 रुपए का 3,500 का रिजर्व आया, जो कि रियलाइज्ड हो भी सकता है और नहीं भी, डिपेंडिंग अपॉन मेरे पास कितना पैसा जिनको मैंने सेल किया उससे आ गया है या नहीं आया है. नेक्स्ट कम्स इज बैलेंस शीट. पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस कर लिया, अभी हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट. बैलेंस शीट आपने हमेशा बनाई है, हमेशा अपनी बैलेंस शीट टैली भी होती है. यहाँ इस बैलेंस शीट में छोटा सा चेंज जो मैंने आपको किया है एक्सप्लेनेशन के लिए, वो ये है कि सारे के सारे असेट्स आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, सारी की सारी लायबिलिटीज में मैंने एक नेगेटिव मार्किंग कर दी है, जो आपको भी करनी है. जस्ट
to understand the cash flow statement better. Now, moving on to straight how cash flow statement is made. What we are going to do is last year से इस year में जितने भी changes हुए हैं आपको सिर्फ formula wise वो categorize करने हैं. Let me repeat. Step 1 was जितनी भी liabilities हैं equity and liability उसको negative figure में रखना है. जितने भी assets हैं वो आपके positive figures में रहेंगे. ये आपकी बैलेंस शीट मैच कर रही है. मैंने यहाँ पे चेक लगाया हुआ है. ठीक. कितना चेंज लास्ट ईयर से इस ईयर में हुआ है उसका सिर्फ एक आपको छोटा सा फॉर्मूला लगा के कंप्यूट करना है. मैं इसे ड्रैग कर दूं. यही फॉर्मूला मैंने इसे ड्रैग कर दिया. यही फॉर्मूला हम लायबिलिटी और इक्विटी साइड पे भी. द फॉर्मूला सेज 2013 लास्ट ईयर से करंट ईयर में कितना चेंज आया है. दैट इज समथिंग वी हैव आइडेंटिफाइड, नथिंग मच. यहाँ पे आप देख रहे हो ऑब्वियसली दिस हैज टू बी 0. इस पूरे का सम क्या होगा 0. ये हमेशा मैच करेगा. सबसे पहले ऊपर चलते हैं. चेंजेस क्या कह रहे हैं 6700 नेगेटिव. हम देख रहे हैं कि 2014 में 13 से 6700 से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़ गया है. अगर बढ़ गया है तो खर्चा हुआ है, और खर्चा हुआ है तो कितने का हुआ है 6700 का. लेट इट एज इट इज. इसको ऐसे ही लेके चलेंगे हम. इन्वेंट्री 2000 का पॉजिटिव दिखा रहा है तो चेंज क्या है पॉजिटिव 2000. पॉजिटिव 2000 कैसे है. हमारा इन्वेंट्री तो कम हुआ है. इन्वेंट्री कम हुआ है तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि 2000 रुपए हमने बेच दिए. 2000 की इन्वेंट्री बेच दी और उससे हमारे पास 2000 रुपए कैश रियलाइज हो गया. पेड एंड अदर रिसीवेबल्स ये हमारे पास एक साल में 3000 से बढ़ रहा है. यहाँ पे चेंजेस क्या आ रहे हैं 3000 रुपए. तो हम सोच रहे हैं कि हमने बेचा था अगर 3000 रुपए तो ये रियलाइज हो गया होगा. नेगेटिव और पॉजिटिव का जो कंपटीशन है वो भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में समझ लेंगे. अब इसको ऐसे समझो कि हमारे रिसीवेबल्स जो है वो 3000 से बढ़ गए हैं. इसका मतलब 3000 की जो हमने सेल करी थी उसका अभी पैसा नहीं आया है. सेल करी है 1,40,000 की, उसमें से 3000 रुपए हमारे बढ़े हैं. तो नेट इफेक्ट जो है वो 3000 रुपए रिसीवेबल्स बढ़ गए. लास्ट टाइम 14,000 के थे, इस बार 17,000 के. करेक्ट. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है. इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं. सिमिलरली आप आगे जाएंगे आपको दिख जाएगा शेयर कैपिटल जो है 5000 से 75,000 की 80,000 हो गई तो 5000 से बढ़ गई. दैट इज पॉजिटिव. तो कैश इनफ्लो दिखा रहा है ये हमें. रिटेन्ड अर्निंग्स 3500 रुपए जो आपका आपको नीचे हमारा प्रॉफिट हुआ था रिजर्व्स का आफ्टर टैक्स कैश फ्लो 3500 एंड 3500 ये आपका सेम है. लीव इट एज में भी. और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपको क्या दिख रही है बढ़ती हुई दिख रही है. इसका मतलब 3400 रुपए का इनफ्लो कैश का हुआ है. और सिमिलरली सप्लायर्स का क्रेडिट हमें बढ़ गया है. मतलब 16,200 रुपए का पहले था, अभी 17,600 रुपए. 1400 रुपए से हमारा कैश इनफ्लो बढ़ गया है. इन सबको यूज कैसे करना है हम लोग. इन सारी की सारी चेंजेस को क्लासिफाई करने वाले हैं 3 एक्टिविटीज में. या तो इट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटी, इट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो भी हमारा पीएनएल का खर्चा, जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सेलिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, जो भी हमारी ऑपरेशंस में यूज हो रहे हैं वो सारे हम अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज का पार्ट रखेंगे. जैसे कि इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल जो कि वर्किंग कैपिटल का पार्ट है. और जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट हमने किया है तो इन्वेस्टमेंट्स जो है जिसको हमने कैपिटलाइज किया उसको अलग रखेंगे इन वेरी सिंपलर टर्म्स. ऑल्सो वी कैन रेफर दिस बेसिक टैब. इस बेसिक टैब में आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी की डेफिनेशन दिख जाएगी which says the principal revenue producing activities of an entity and other activities that are not investing or financing activities. जो financing investing activities नहीं है और revenue producing activities entity की हैं उसको हम operating में classify करने वाले हैं. Investing activities क्या है जो भी हमने acquisition किया है, disposal किया है, बेचा है या खरीदा, दोनों ही हमारे इन्वेस्टमेंट जाएंगे. खरीदा है नेगेटिव कैश फ्लो, बेचा है पॉजिटिव कैश फ्लो. फाइनेंसिंग एक्टिविटी जितना पैसा हमने लिया है चाहे डेट या इक्विटी वो सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आने वाला है. और सिमिलरली उसके रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स भी हम लोग चेक कर लेंगे कि कौन सी उसमें जा रहे हैं. पर ये बहुत सिंपल कैश फ्लो है सिर्फ प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो लेट अस गो बैक टू आवर शीट. व्हाट वी हैव डन इज लास्ट ईयर से इस ईयर के करंट ईयर के चेंजेस हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और अब हम इसको क्लासिफाई करने वाले हैं. कैश फ्लो में ये कहाँ जाने वाला है. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज अ पोजीशन जो हमारा प्रिंसिपल रेवेन्यू नहीं है, लॉन्ग टर्म में हमारे पास काम आने वाला है. सो लेट दैट मे बी आई. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेंटरी is used in principal revenue generation, that is operating activity. Trade and other receivables, again it is a part of operational activity. Cash and receivable is our balancing figure, so leave that as it is. Share capital 5,000 से बढ़ रहा है, it is a part of financing activity. Retained earnings ये क्या हो सकता है हमारा फाइनेंसिंग में नहीं जा रहा है, ये तो हमारा ऑपरेशनल में डाल दें इसको.
एंड नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, एंड सप्लायर्स एंड एम्प्लॉइज ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है. Now, with this classification, you might have seen there are already links in the cash flow statement, but we are going to do it again. As I said, you need not any other statement. Let us restrict ourselves to balance sheet only, and let us see whether our cash flow matches or not. What we have done is we have started from profit before taxation, which is 3,500. As you can see, we have considered a figure of profit after tax for the time being. Let it as it is. 3,500 you consider is that profit before taxation में जो figure अपन डाली है, that is 3,500, which we have considered as an operating activity, a resultant of income statement. What we have to do with tax, we'll deal with it later. Next, what we have to do is depreciation. Depreciation का we'll discuss, which is a part of income statement. So we are not touching income statement at all. अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट को क्लासिफाई करना जरूरी है. लेट अस क्लासिफाई बैलेंस शीट फर्स्ट. 3,500 ऑपरेशनल एक्टिविटी का पार्ट था. जितने भी ओ हैं वो हम यहाँ चेक करने वाले हैं. एक हमने ओ चेक कर लिया, एक नीचे ओ और आ रहा है, और दो ऊपर एसेट साइड पे ऑपरेशनल एक्टिविटी के पार्ट और आ रहे हैं. नेक्स्ट इज इन्वेंट्री. 2,000 रुपए से इन्वेंट्री की वजह से कैश फ्लो बढ़ रहा है, मतलब हमने बेचा और 2,000 रुपए आ गए. इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स क्या दिखा रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल 3,000 से बढ़ रहे हैं, मतलब कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव, हमने अपना पैसा वहां फंसा दिया. और इंक्रीज इन पेबल्स 1,400 रुपए से नेगेटिव, हमें जो क्रेडिट है वो बढ़ गया है. फटाफट समझते हैं कि एग्जांपल के थ्रू. सो लेट इट बी 1,400 रुपए हमारा सप्लायर्स और एम्प्लॉइज में इंक्रीज है. नाउ व्हाट वी हैव डन इज हमने 1,400 रुपए का एक मटेरियल खरीदा था सप्लायर से जो कि अनपेड है. हमने एंट्री पास की रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट और सप्लायर्स को हमने क्रेडिट कर दिया. 1,400 रुपए से हमारा सप्लायर जो है वो पड़ा हो गया, हमने उसको पे नहीं किया है. 1,400 रुपए का जो मैंने इन्वेंट्री में माल लिया उसमें मैंने थोड़ा सा प्रोसेस किया. प्रोसेस करने के बाद 600 रुपए का मैंने उस पर काम किया और 2,000 रुपए की अपनी इन्वेंट्री जनरेट कर ली. 2,000 रुपए की अपनी इन्वेंट्री जनरेट कर ली. वो 2,000 रुपए आप मान लीजिए मैंने अपनी फिनिश गुड में यहाँ रख दिए इन्वेंट्री वाले कॉम्पोनेंट में. अब जब वो 2,000 रुपए की इन्वेंट्री मैंने बेची, जो आपको दिख रहा है 2,000 रुपए मेरी कॉस्ट थी. 2,000 रुपए की इन्वेंट्री मैंने कितने में बेची? 3,000 रुपए में. जो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स है 3,000 में मैंने वो इन्वेंट्री बेची. 1,400 की खरीदी, 600 रुपए का उस पर काम कराया, 3,000 रुपए की बेची और 3,000 रुपए से मेरे रिसीवेबल्स बढ़ गए. अगर 3,000 रुपए से ही बढ़ गए, दैट सेज बट इट सेज आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में पूरा 1,400 रुपए का खर्चा बुक किया हुआ है. आपने सेल्स में जो पूरा है 3,000 रुपए की इनकम बुक की हुई है, क्योंकि हमने 3,000 में उसको बेचा. तो यहाँ आपने 3,000 रुपए की इनकम ऑलरेडी एडेड है. यहाँ आपका 1,400 रुपए का खर्चा ऑलरेडी एडेड है. ठीक, और क्या है 1,400 और 2,000 रुपए, तो यहाँ पे पूरा 2,000 रुपए का खर्चा एडेड हुआ. कैसे? 1,400 रुपए हमारे वेंडर के जो देने और 600 रुपए जो हमने ऊपर. तो अभी हमें क्या दिख रहा है कि ना ये 3,000 रुपए रियलाइज हुए हैं, ये 3,000 रुपए का पैसा नहीं आया, और ना हमने अभी वो 2,000 रुपए खर्चे हैं. 2,000 में से 1,400 रुपए का जो ये बिल है ये हमने नहीं खर्चा है. इसी को इसी तरह से ही डील करेंगे. हमने क्या किया, इन्वेंट्री को यहाँ पे जो हमारा कम हो गया था कंपोनेंट उसको ऐड बैक कर दिया 3,000 से. जो भी असेट साइड पे डिक्रीज इन इन्वेंट्री आपको दिख रहा है वो आपने ऐड बैक कर दिया, बिकॉज आप उसे कॉस्ट ऑफ सेल्स में माइनस कर चुके हो. 2,000 रुपए की इन्वेंट्री आप यहाँ खर्च कर चुके हो. इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल जो कि हमने सेल्स में ऑलरेडी ऐड कर चुका है, यहाँ हमने 3,000 रुपए माइनस कर दिया, बिकॉज ये पैसा रियलाइज नहीं हुआ है. 1,40,000 में 3,000 रुपए नहीं आए जो बढ़ गया था. 1,400 रुपए का आपने वेंडर को पेमेंट नहीं किया है, इस वजह से आप कैश फ्लो में वापस उसे ऐड कर देते हो और रिजल्टेंट आपकी एक्टिविटी आती है 3,900 एज अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. वेरी सिंपल, वी आर नॉट टचिंग एनीथिंग, जस्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट वी हैव क्रिएटेड व्हाट वी हैव एज अ. क्या क्या बच गया? अब हमारा बच गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की एलोकेशन. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारे पास आए सिर्फ ये दिख रहा है, दैट इज 6,700 का हमने क्या किया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा है, उसको आप यहाँ पे 6,700 लिख के मेंशन कर दीजिए, परचेज ऑफ पीपीई. नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर. दो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कंपोनेंट है, दैट इज शेयर कैपिटल जो कि 5,000 से बढ़ रहा है, और लॉन्ग टर्म बोरिंग जो कि 3,400 से बढ़ रहा है. मैंने इसको मेंशन कर दिया. तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आता है 84. नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस हमारे पास क्या हुआ, इन ए बी सी को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा 5,600, which you will see is change in cash and cash equivalents. हमारा 4,000 था, 9,600 हो गया. 5,600 का जो इंक्रीज है ये यहाँ पे मैच कर रहा है. So you need not any other statement from balance sheet if it is telling that balance sheet मैच कर रही है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट
आपका ओपनिंग कैश, ये आपका क्लोजिंग कैश, इसका डिफरेंस जो है गोइंग बाय इंड एस 7। इंड एस 7 क्या है, हमारे पास एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट ऑब्वियसली अगर दे रखा है कोई रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस है तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दे रखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपना टैक्सेशन इनकम टैक्स जो था वो माइनस कर देना है। ये वाला लाइन आइटम हमारा कंप्लीट हो गया। 25 रुपए का हमने टैक्स दिया था, 25 रुपए हमने यहाँ पे ऐड कर दिए, तो कैश फ्लो क्या हो गया यहाँ पे 6,000 रुपए। अभी हम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन क्यों, क्योंकि नॉन कैश आइटम है, पैसा हम ऑलरेडी कभी किसी टाइम पे दे चुके हैं, अभी हम उसका सिर्फ एलोकेशन ले रहे हैं उसकी लाइफ के बेसिस पे, यूजफुल लाइफ के बेसिस पे। तो 2,000 रुपए हमारे कहीं नहीं गए, ये हमने सिर्फ इनकम स्टेटमेंट से माइनस किया है, हमारे 3500 रुपए ऑलरेडी 2,000 से कम आ रहे हैं, तो हमने ये भी एड बैक कर दिया। हमारा कैश फ्लो जो है वो 2,045 रुपए से बढ़ गया, 45 रुपए आप 3500 में ऐड करोगे तो 8,000 की आता है। बाकी कोई चेंजेस हमारे है नहीं जो हमें दिख रहे हो। इनकम टैक्स पेड, अगेन अ फॉर्मेट थिंग, इनकम टैक्स हमने ऊपर प्लस किया, यहाँ माइनस कर देंगे, तो अभी हमारे पास जो निकल कर आया दैट इज 5,900, दैट इज रियल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, रियल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें कोई डाउट हमें नहीं है। अब क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन, इसको मैं आपको लॉजिकली समझाता हूँ। परचेज प्लांट एंड इक्विपमेंट में मेरा जो नेट चेंज आ रहा है वो आ रहा है 6,700। 6,700 का चेंज आ रहा है, उसमें क्या आया होगा, मेरे पास 2013 में 68,700 का परचेज प्लान एंड इक्विपमेंट, मैंने उसमें से 2,000 माइनस करे, डेप्रिसिएशन के अकाउंट में कितना हो गया 66,700, और मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 75,400। कंपटीशन आप यूज कर सकते हो तो आपको समझ आएगा कि जो एक्चुअल हमने परचेज किया है वो क्या है, 8,700 का हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया। मेरा कैश फ्लो कितना हुआ होगा, 2,000 के इम्पैक्ट की वजह से मेरा जो खर्चा है या फिर इनकम इन्वेस्टमेंट है वो 2,000 से कम दिख रही है, पर मुझे उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरा कैश फ्लो मुझे एक्चुअल चाहिए, तो मेरा दिख रहा है मुझे 8,700 का कैश फ्लो एक्चुअल में इन्वेस्ट हुआ है। डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हो गया, और ऑब्वियसली अगर आपकी कोई स्टेटमेंट मैच कर रही है बैलेंस शीट के बेसिस पर कॉलम में, तो उसके बाद आप कोई भी एडजस्टमेंट करोगे उसकी डबल एंट्री इफेक्ट्स रहेंगे, अदरवाइज आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट दोबारा मैच नहीं करेगा। तो हम इसे क्लोज करते हैं। क्लोज करके हमने फिर क्या देखा, हमारे पास जो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आ रहा है, मैचिंग। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं रहने वाले, ये समझाना बहुत जरूरी था बिकॉज जो नेक्स्ट मॉडलिंग एक्सरसाइज आएगी वो इतनी छोटी नहीं होगी, उसमें बहुत से कंपोनेंट्स हैं जो हमें देखना है। यहाँ मैंने आपको एक सॉल्व एक्सरसाइज भी दिया हुआ है इससे नेक्स्ट पेज पे, और उससे पिछले पेज पे मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ बेसिक्स आपको दिए हुए हैं, आप उसको रेफर करो। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मॉडलिंग की होगी। मॉडलिंग का मैं आपको सिर्फ एक ग्लिम्स दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी इसको अपलोड कर दिया है। और मॉडलिंग की कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ी सी टिपिकल है, इस वजह से मैंने आपको एक ब्रीफ दिया, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ भी कॉम्पिटिशनल नहीं है, सब कुछ मैपिंग के बेसिस पे है। और अगर हमारी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पे हमारा कंट्रोल आ गया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, राइट। सो ओके गाइज, लेट्स कनेक्ट बैक, दोबारा मिलते हैं विद आवर मॉडलिंग असाइनमेंट, विद आवर मॉडलिंग एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप लोग चाहें तो उसको पहले से ही देख सकते हैं, और उसके बाद हम जब डिस्कस करेंगे तो इट विल बी एट अ बेटर फ्रंट, करेक्ट। सो टेक केयर एंड देन सी यू अगेन, थैंक यू।